हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम हेनरी लॉ के विशेषताओं के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम हेनरी के नियम के बारे में विस्तार रूप से पढ़ा था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, उसमें हम पढ़ा दिए थे कि हेनरी के लॉ आपको बता दिए थे, एक बार फिर बता देते हैं आपको कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता उसके आंशिक दाब का क्या होता है, समानुपाती होता है। उसे गैसों की विलेयता अर्थात गैसों की घुलनशीलता को हम गैस के मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम बताए थे आपको कि गैसों किसी विलयन में मतलब स्थिर तापमान पर किसी विलयन में गैसों के आंशिक दाब उसके मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, समानुपाती होता है। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्थिर तापमान पर गैसों के आंशिक दाब उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अब विशेषताएं के बारे में इसको हम अध्ययन करते हैं। देखिए, हमने साफ साफ इसमें लिख दिया है ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो और टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, इसलिए हम इसमें साफ साफ लिख दिया है। देखिए, इसकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। केएच का मान केएच का यूनिट मतलब इकाई, मतलब यहाँ जो केएच क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। तो हेनरी कांस्टेंट का जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो प्रेशर के क्या होता है, समान होता है। मतलब जो दाब होता है उसी के बराबर होता है। तो दाब का जो यूनिट होता है वही उसका केएच का यूनिट होगा। तो हम उसको यूनिट को टॉर्क के रूप में भी उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, या किलोवाट के रूप में, या एटीएम के रूप में भी। ठीक है, तो हमने साफ साफ लिख दिया है कि केएच का जो यूनिट होता है वह दाब के यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो दाब का यूनिट क्या होता है, टॉर्क होता है, या किलो बार या एटीएम आप बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमने लिख दिया है कि स्थिर तापमान पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर विभिन्न गैसों के अलग अलग गैसों के केएच का जो मान होता है, अलग अलग गैसों का जो केएच का मान जो होता है, वैल्यू जो होता है, मतलब हेनरी कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वह अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर तापमान क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, समान हो, तो अलग अलग गैसों के केएच का जो वैल्यू जो होगा वह अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हमने इस चीज़ को भी देखा। अब केएच का मान हेनरी के नियम पर निर्भर करता है। केएच का क्या मान होगा वह हेनरी के नियम पर निर्भर करता है। देखिए, तापमान बढ़ाने पर केएच का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाने से केएच का मान बढ़ जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। कहने मतलब यहाँ जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो केएच का मान क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका कहने मतलब यहाँ यह है कि हम जब तापमान बढ़ाते हैं तो गैसों की घुलनशीलता भी क्या होती है, घट जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। ये कैसे हुआ, आप पढ़ चुके हैं इसमें x बराबर P बाय KH पढ़ चुके हैं ना, x बराबर P बाय H। अगर P का मान मतलब प्रेशर का मान बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जब मोल फ्रैक्शन का मान बढ़ेगा मतलब गैसों के मोल फ्रैक्शन का मान बढ़ेगा तो केएच का मान क्या होगा, घट जाएगा। जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। और केएच जो होता है वह टेम्परेचर का क्या होता है, समानुपाती होता है। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तापमान बढ़ने से जब भी तापमान बढ़ाएंगे, हम साफ साफ लिख दिए हैं कि टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करेंगे तो क्या हुआ, केएच का मान भी क्या हुआ, बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब केएच का मान बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन के मान घट जाएगी, अर्थात गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता का मान भी क्या होगा, घट जाएगा। जो अगला पॉइंट हम आपको लिख दिए हैं कि तापमान बढ़ाने से मतलब क्या, तापमान के बढ़ने से गैसों के मोल फ्रैक्शन का मान, गैसों के मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, एक्स मतलब क्या, एक्स का वैल्यू। ठीक है, मतलब तापमान बढ़ने से गैसों के मोल फ्रैक्शन का जो मान वैल्यू जो होता है वो क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। अर्थात कहने मतलब यहाँ यह है कि तापमान बढ़ने से गैसों की द्रव्यों में जो घुलनशीलता है मतलब विलेयता है, सॉल्युबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होती है, घट जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसों की जो घुलनशीलता होगा वह द्रव्यों में क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, माजा हुआ, थम्सअप हुआ, या कोका कोला हुआ, स्प्राइट हुआ, उसको ठंडे मतलब क्या, फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर कम होगा तो उसमें CO2 जो गैस होती है वह सही रूप से घुले रहते हैं द्रव्यों में। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ मैंने लिख दिया। बस इतना याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएच मान भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों समानुपाती होता है, यहाँ हमने समझा दिया है। तो जब ये केएच का मान बढ़ेगा अर्थात टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसों के मोल फ्रैक्शन का मान क्या होगा, वो घट जाएगा। तो गैसों का मोल फ्रैक्शन का मान घटेगा, इसका मतलब क्या है, सोलिबिलिटी की मान भी क्या होगा, घट जाएगा। मतलब क्या, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, द्रवों में गैसों की घुलनशीलता क्या होती है, घट जाती है। अब देखिए P और X मतलब प्रेशर
पार्शियल प्रेशर और गैसों के मोल फ्रैक्शन के बीच हम ग्राफ खींच कर समझाए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, आप वहाँ देख लीजिएगा। उसके भी जब ग्राफ खींचते हैं तो वहाँ एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से होकर क्या होती है, गुजरती है इस तरह से। अगर मान लो इसको हम P मान, सॉरी इसको हम X यहाँ X ये और ये क्या है P, X क्या है, मोल फ्रैक्शन का मान हो गया, गैसों के मोल फ्रैक्शन, ये क्या हो गया, ये पार्शियल प्रेशर हुआ। तो जब ये हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस के मोल फ्रैक्शन का मान भी बढ़ेगा और वह मूल बिंदु से होकर क्या होगा, गुजरेगा। ठीक है, तो यहाँ हम आपको सब कुछ पढ़ा दिए, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो P और X के बीच ग्राफ जब खींचते हैं तो वह क्या होती है, उसके बीच एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है और जिसके ढाल मतलब स्लोप से हम क्या करते हैं, केज के मान को हम निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया है ना कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर विभिन्न गैसों के केज का मान अलग अलग होता है। तो जब केज का मान अलग अलग होगा, ठीक है, इसका मतलब है कि गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा लिख देते हैं, फिर समझाएंगे आपको। अब देखिए, इस चार्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। हम इस चीज़ को पहले भी समझा दिए हैं आपको, फिर भी एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने लिख दिया है साफ साफ, स्थिर तापमान पर, यानी मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर पर अलग अलग गैसों के केज का जो वैल्यू जो होता है, मान होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अब कैसे समझेंगे, इस चीज़ चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक कॉलम ले लिया है गैस का, एक ले लिया टेम्परेचर का, एक ले लिया KH मतलब हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें हीलियम गैस, हीलियम जो गैस जो होती है उसका तापमान कितना, 293 केल्विन पे। इस टेम्परेचर पे इसकी जो सोल्युबिलिटी जो होती है, मतलब गैसों की द्रव्यों में जो घुलनशीलता होगा, मतलब क्या, गैस के मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू जो होगा, ठीक है, वह क्या होगा किसी द्रव में, हम इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर केज का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिए, केज का मान अगर ज़्यादा होगा, हम पढ़ा चुके हैं, केज का मान ज़्यादा होने से मोल फ्रैक्शन का मान क्या होती है, घट जाती है। मतलब केज का मान बढ़ेगा, केज का मान बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन मतलब गैस के मोल फ्रैक्शन का मान घटेगा, अर्थात सोल्यूबिलिटी की भी वैल्यू क्या होगा, वो भी घट जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि जब हीलियम गैस, हीलियम 293 केल्विन पे इसका जो सोल्युबिलिटी का जो वैल्यू होगा द्रवों में क्या होगा, सबसे कम होगा। मतलब ये इनसोल्यूबल होता है, वो घुलनशील होता है द्रवों में। ठीक है, ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, देखिए 293 केल्विन पे। वही हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, H2 की, तो 293 पे क्या होता है, इसका जो वैल्यू है कितना है, 69.16। अलग अलग बुकों में इसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, इसकी तुलना में, हीलियम की तुलना में हाइड्रोजन गैस का केज का मान क्या है, कम है। तो जब केज का मान कम होगा तो मोल फ्रैक्शन का मान क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थात गैसों के द्रव्यों में घुलनशीलता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन गैस, हमने यहाँ दो अलग अलग टेम्परेचर पर लिया है। ठीक है, अब देखिए एक 303 केल्विन पे केज का मान कितना होता है, 88.84। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वही 293 केल्विन पे हम बात करें तो उसका वैल्यू कितना है, केज का वैल्यू है 76.48 ना। तो अधिक तापमान पर क्या देख रहे हैं, अधिक तापमान पर केज का मान क्या है, ज़्यादा है। तो जब केज का मान ज़्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन का मान कम होगा, मतलब गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता का मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर हम तापमान कम कर देते हैं, देखते हैं यहाँ 303 है, यहाँ क्या है 293 है, तो तापमान कम होने से, टेम्परेचर के कम करने से वह केज का मान भी क्या हुआ, कम हो गया, क्योंकि केज जो होता है वो टेम्परेचर का क्या समानुपाती होता है। ठीक है, और केज का मान अगर कम होगा तो गैसों के मोल फ्रैक्शन का मान ज़्यादा होगा, अर्थात गैसों के द्रव्यों में घुलनशीलता अधिक होगा। ठीक है, अब हम बात करें ऑक्सीजन का, हमने अलग अलग टेम्परेचर पर बात किया। देखिए यहाँ 293 पे और एक 303 पे, 303 केल्विन पे अगर हम बात करें तो 303 केल्विन पे हम केज का मान कितना है, 46.82 है।
और यहाँ कितना है 293 केल्विन पे 34.86 है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, अधिक तापमान पर O2 गैस जो होगा वो द्रवों में क्या होगा, कम घुलनशील होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा, वो घुलनशीलता बढ़ जाएगी। क्या देख रहे हैं कि 303 केल्विन पे यहाँ KH का मान ज़्यादा है इसकी अपेक्षा, तो इसका क्या होगा, घुलनशीलता कम होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो इसकी क्या देख रहे हैं कि इसकी घुलनशीलता मतलब KH का मान कम होगा तो गैसों के द्रव्यों में घुलनशीलता का मान भी बढ़ जाएगा, अर्थात मोल फ्रैक्शन का मान बढ़ जाएगा। उसी तरह का हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। आप माजा पीते होंगे आप, या स्प्राइट, थम्स अप या कोका कोला या कोई भी सोडा वाटर हुआ, कोल्ड ड्रिंक हो गया, उसमें क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम हाई प्रेशर पे पैक करते हैं। क्यों पैक करते हैं, क्योंकि पैक करने से वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर को कम करने से गैसों में घुलनशीलता जो होती है वहाँ अधिक हो जाती है। इसलिए देखिए यहाँ 298 केल्विन पर ही सबसे लो टेम्परेचर है, 298 केल्विन पर यहाँ गैसों की घुलनशीलता, किसकी, CO2 गैस की घुलनशीलता क्या है, सबसे ज़्यादा है, अर्थात KH का मान क्या है, सबसे कम है, 1.67 ही है, ठीक है। तो KH का मान जब कम होगा, KH का मान अगर जितना कम होगा तो मोल फ्रैक्शन का मान उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब गैसों की घुलनशीलता द्रव्यों में सबसे अधिक होगी। आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब हम लिमिटेशन की बात करते हैं।